मैं बेवा हुई तो माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी ऐसे मर्द से करवा दी जिसका पहले ही से एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर चेंज कर देती, फिर मुझसे छुपकर पुरानी चादर वॉश करती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश हो जाती। वो दिन ब दिन कमजोर भी होती जा रही थी। एक रोज सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का मंजर देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से दुआ निकली कि खुदा ये मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहां मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के तीसरे साल ही बेवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की खुशी ना देख पाई थी, और मेरे वालिद को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वो कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से दूसरी शादी ना कर सके। बस इसी वजह से वो मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते, और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्द कर दी थी। मेरा शोहर प्राइवेट इदारे में जॉब करता था। हमारी एक 2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन ऑफिस से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम ना था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे वालिदैन के घर भेज दिया। शायद वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनके ख्याल से मैं एक मनहूस औरत थी। खैर, मैं चुप करके अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे वालिदैन तो मुझे पहले ही बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती। बिलाखिर मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी ना मिलता। उसका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम खुरम था और मेरी बेटी का नाम फातिमा था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। फातिमा 17 साल की हो गई और खुरम 15 साल का, जब खुरम के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, यानी कि मेरा दूसरा शोहर भी फोत हो गया। उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी, इसलिए उनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुसर बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत ही जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा ये तो खुरम के कमरे से आवाज आई थी और उसके कमरे की छत गिर चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं खुरम भी तो छत के नीचे नहीं आ गया। वो तो मेरे शोहर की आखिरी निशानी थी। मैं भागकर उसकी तरफ गई तो वो वहां नहीं था, और शायद बाथरूम तक जाने के लिए उठा था, और शायद इस तरह उसकी जान बच गई थी, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी, और बस इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था, और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। दो लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते। अब वो दोनों कमरे में सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में तो दुकान डाल के दी थी मेरे शोहर ने। घर में तीन ही तो कमरे थे। यूं तो हम तीन लोगों के हिसाब से कमरे मुनासिब थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। खुरम तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, मगर फातिमा अभी तक जाग ही नहीं रही थी। लेकिन वो इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई थी। उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी जाग जाया करती थी। उसको आवाज दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे चेक किया तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया है इसको। फौरन खुरम को कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने यही कहा कि बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम ना करवाएं इससे, बस आराम करवाएं और फल फ्रूट दूध वगैरह खिलाएं पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वो कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी।
मैंने बाहर जाकर देखा तो वो उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैं फौरन गुस्सा हो गई। मैंने कहा कि अभी अभी तुझे होश आया है और तू यहाँ बैठकर काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। चल उठ जा यहाँ से। तो कहने लगी कि नहीं, मुझे ये चादर लाजमी धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत सवार हो गया तेरे सर पर। इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, छोड़ दे इसको, मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर उसके बाद ही नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। खुरम तो काम पर चला गया। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक करियाने की दुकान पर काम भी किया करता था। घर वाली दुकान मैं खुद ही चलाती थी। वैसे भी इस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस रोज खुरम ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ और वो देर से आया था। फातिमा पहले ही कमरे में जाकर सो चुकी थी। वो जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने शौहर को याद कर रही थी। दूसरा शौहर भी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने भी कभी मेरी पिछली शादी का ताना नहीं दिया था। मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी खुरम को कभी ये नहीं बताया कि वो मेरा सुतेला बेटा है। उसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे ले लिया। वैसे भी अब हमें उसी का सहारा था। वो इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा कि अपने आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लो, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो मेरी हर बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। फातिमा फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया है। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था इसको, खाने में क्या खिलाया था। मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा कि यखनी बनाकर दी थी और फल फ्रूट भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा फिर दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से तलकीन की। वो वहां से चला गया। मैंने भी अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उससे कहा कि तूने अब फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो फिर से चादर को धो रही थी। इस दफा तो मैं उसे दूर से देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो भी वो कर रही थी उसे सब कुछ मालूम था। वो बेहोशी से उठकर चादर को क्यों धोना शुरू कर देती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो तब से बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा उसके लिए गैर महरम था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ पले बढ़े थे। उन दोनों में तो बहन भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो जवान लड़की थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो बहुत ताकत होती है। औरत तो कमजोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगी। ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसने चादर धोकर तार पर फैला दी। वो आसपास भी उसे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं किचन में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको जताया नहीं। लेकिन मेरी बेटी कर क्या रही थी। वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और उसने अपने ऊपर करने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टाफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात अपने बच्चों को नहीं बताती थी। खुरम को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात भी बताती तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीजें खिलाएं, लेकिन घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसी बातें करते सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं,
मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था ये सब कुछ, मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वो एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो तुम? अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारी बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? लगता है आपने कोई फिल्म देखी है, या कोई ड्रामा देखा है, या फिर किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धोया है तो क्या हुआ? गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दी। आपको पता ही है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। वहीं पर मेरा बेटा भी आ गया। उसने कहा कि अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने मारा है। अच्छा किया है, मुझे इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वो ही बोल दी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट ऑन थी। उस वक्त वो क्या कर रहे थे? उनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मजीद हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दी, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जो मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कोई भी नहीं था और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे कि जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस टाइम जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं समझी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। और वो भी इतनी दफा। मेरी बेटी मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके जिस्म पर अजीबो गरीब किस्म के निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे दीन की बहुत अच्छी समझ थी। जब सके बहन भाई को इस्लाम ने 10 साल की उम्र में ये हुक्म दिया है कि उनका बिस्तर अलग कर दो,
तो फिर मैं कैसे सुतेले बहन भाई को एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी गलती थी। जब हम दीन के खिलाफ जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे ही। जिस किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता वो सच हुए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा है। अब मैं अपने बेटे और बेटी पर नजर रखती थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं उनकी बात सुनने लगी। उसने कहा कि ये दवाई है तुम्हारे इस मसले के लिए, ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर को गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज की गोलियां दे रहा है, कौन सा मसला है जो ये दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे पता नहीं है। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही हैं? और मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटी ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद उसकी गोलियां खत्म हो गईं और एक दिन फिर से वो बेहोश पड़ गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत एहतियात से वो चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि उस पर ऐसा क्या लगा था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आती ये किस चीज के बाल हैं, क्यों ये सफेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या है। बेटे और बेटी की हरकतों पर नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को ये पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि अम्मी वो चादर कहाँ है? वो तो मैंने धोकर डाल दी है। मेरी बेटी जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। घर की दुकान चल नहीं रही थी और भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भाई के दोस्त ने उसे एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नस्ली किस्म की बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उसको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें ये बच्चे संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भाई भी पूरा दिन वहीं पर होता था, लेकिन रात में भाई ने आराम करना होता था, इसलिए उस बिल्ली के बच्चों को कमरे में लेकर आता था और मैं उनको संभालती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे होते थे, जिनको फौरन धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और मुझे बाद में पता चला कि मुझे उनसे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने मुझे जो दवाई लाकर दी वो भी इसी हवाले से थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। अम्मी भाई का वो दोस्त बहुत अमीर है और वो इस काम के बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। वो एक दिन के हमें 5,000 दे रहा था और आज इन बच्चों का हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे बना लिए हैं कि हम इस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। उस दिन आपने जो बातें की वो हमारे दिमाग में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सुतेला भाई है, लेकिन वो मेरे सके भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका बाप भी तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा अमीर हैं। वो उनके साथ भी जाकर तो रह सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही जाना है, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वो हमारा साथ भी देता है,
हमारे लिए सब कुछ करता है, पूरा दिन वो काम करता है। रात को मैं उसकी मदद करती थी, वो कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बड़ा अफ़सोस हुआ, क्योंकि मैंने वाक़ई बहुत ज़्यादा गलत बात सोच रही थी, इतनी ज़्यादा गलत बात कि जो बिल्कुल भी मुझे सोचनी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात खुरम को नहीं बताई और मेरी बेटी ने भी उसे नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे की छत डलवा दी और अब हमारा घर का कमरा भी ठीक हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज्यादा नेक औलाद दी, चाहे वो औलाद मेरी अपनी थी या पराई। मेरे दोनों बच्चे ही माशा अल्लाह बहुत ज्यादा नेक और मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर बाप नहीं है और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती। उनको इस बात का एहसास है और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है खुदा का कि वो सब नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि जो खुदा का हुक्म है वही हुक्म हमें बजा लाना चाहिए। मेरे बच्चे समझदार हैं और उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माओं को नसीहत करूंगी कि इस मामले में सख्त एहतियात करें और वो गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ हो वो भी हो सकता था, और अगर हो जाता तो सब खत्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब का हुक्म सामने रखना चाहिए, और रब का यही हुक्म है कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर दो। और अगर ये हुक्म है तो यकीनन इसके पीछे मसलियत भी है।